काम आएगा। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इकोनॉमी का बैकबोन है, और कोई से भी कंट्री के इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, और वो हेल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे मतलब ह्यूज अमाउंट के साथ अपन उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके पास इतना पैसा है, तो उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल भी होना चाहिए और उनके ऑडिट्स भी होना चाहिए। बैंकिंग के बेसिक दो फंडे हैं, डिपॉजिट लो और लोन दो। कुछ 6-7 टाइप के बैंक्स यहाँ पे देखे अपन ने, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंस, डेवलपमेंट एंड पेमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, ये कुछ उसमें के है। आरबीआई पूरे बैंकों की बैंक है। सीजी, एसजी इनके पास बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। ये सेंट्रल बैंक है अपनी इंडिया की, और ये मॉनिटरिंग करती है। इनके पास कुछ पावर्स भी है। बैंक बिना आरबीआई के लाइसेंस के बैंक चालू नहीं कर सकते, कौन से भी बैंक को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते। ये करेंसी कितना मिंट करना है, करेंसी के ऊपर का रेगुलेशन, ये सब मेंटेन आरबीआई करता है। ऑफिस टाइप, जो ब्रांच ऑफिस होता है वो मेन बैंकिंग फंक्शन करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग अ लोन। और जो बैक ऑफिस होता है वो बैक ऑफिस बाकी पॉलिसी डिसीजंस वगैरह फ्रेम करता है। एप्लीकेबल लॉज अपन ने देखे थे, आईटी एक्ट एप्लीकेबल है, सरफस एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है। तो देखो कि तुमको इसमें से कौन से स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है तुम्हारे बैंक्स को। ऑडिट रिपोर्ट, जो एक्ट में कवर होता है, जितने एक्ट उतने ऑडिट रिपोर्ट तो बनना ही है, प्लस LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये मेन रिपोर्ट होता है जिसके ऊपर बैंकिंग के पूरे क्या हो सकते हैं व्यूज प्रेजेंट होते हैं। आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हुए क्या, जो रिटर्न्स आने चाहिए टाइमली वो है क्या, कुछ फ्रॉड्स हुए क्या, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन हुआ क्या, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन है क्या, बहुत सारी चीजें टेस्टिंग की जाएंगी बैंक के केस में। कैटेगरीज ऑफ बैंक, फिजिकल, नॉन कंप्यूटराइज एंड कंप्यूटराइज। नॉन कंप्यूटराइज मतलब फिजिकल, जहाँ पे लोगों को खुद को जाना पड़ेगा पैसे डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। और कंप्यूटराइज वर्जन में क्या होता है कि कहाँ पे भी एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। तो इस केस में ऑडिटर को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन, स्टोरेज ये सब कंप्यूटराइज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, और इसका ऑडिट होना भी बहुत ज़रूरी है। आरबीआई की पूरे गाइडलाइंस फॉलो करो। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंप्यूटर से बाहर आया वो करेक्ट है, ऐसा मानना ही गलत है। जब तक कंप्यूटर के पैरामीटर्स अपने को पता नहीं है ऑडिटर को, तब तक कंप्यूटर से आने वाली और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन करेक्ट है ये मानना गलत है, अनलेस एंड अनटिल यू नो द पैरामीटर्स। बैंक ऑडिट अप्रोच, बैंक ऑडिट किसके ऊपर डिपेंड होता है, बैंक का लेवल ऑफ ऑपरेशन, उनके कितने कॉम्प्लायंसेस हुए, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसके ऊपर से बैंक ऑडिट का बेसिकली अप्रोच डिसाइड होता है। बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बाकी जगह है वैसा ही फ्रॉड को या रिस्क को मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, बैंक का ही काम है। बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस को क्या क्या देना है काम, ये सेग्रीगेशन उनको ही करना है। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है। फिजिकल सिक्योरिटी मेंटेन करो, चेस्ट का मैंने बोला था। और एक कंटिजेंसी प्लानिंग, तो हर चीज के रिलेटेड बेसिकली बैंक का ही काम है। ऑडिटर विल कम एंड जस्ट टेस्ट। कंट्रोल्स के रिलेटेड WH क्वेश्चंस पूछो कि कंट्रोल क्यों है, कहाँ है, उसका कोई रिकॉर्ड है क्या, कब तक रिटेन किया जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन आके चेंजेस किया, ये सब क्वेश्चंस पूछो तो तुमको एनवायरमेंट का ख्याल आएगा। एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, ऑडिटर ने अपने टीम को प्लान बनाते समय स्टार्टिंग से ही डिस्कशन में लेना चाहिए, सो दैट एनवायरमेंट समझ में आएगा, और कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, वो डिस्कशन में आ जाएगी। और ये डिस्कशन पूरा डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन एट द स्टार्टिंग फेज में ही होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रॉड होने के चांसेस उसको लगे पार्टनर को, तो पार्टनर क्या करेगा, एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को लेके आएगा और स्पेशलिस्ट को टीम में इन्वॉल्व करेगा। अदरवाइज जो भी रिस्क असिस एरिया हुए हैं वहां पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड करो, ऐसा वो अपने टीममेट्स को बोलेगा। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी, बैंकिंग के केस में पूरी इनकम रिकॉग्निशन ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए, सब्जेक्टिव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो रूल्स है वो रूल्स है, रूल के हिसाब से ही होगा। सामने वाला कितना भी करोड़पति हो, पर अगर उसने पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या बोल सकते हैं, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट में क्लासिफाई होगा, मतलब होगा। ये बात समझो, सब्जेक्टिव मत डालो कि वो अमीर है तो उसको क्यों करेंगे, वैसा नहीं, ऑब्जेक्टिव, उसने पेमेंट नहीं दिया, बात खत्म हो गई।
अगर एनपीए क्लासिफिकेशन हो गया, दैट इज सिमिलर टू बैड डेट, अगर हो गया तो कैश बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। बैंक की बैलेंस शीट और पी&एल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से, जो कि एडवांस अकाउंट्स में तुमने बनाया रहेगा। अगर नहीं बनाया तो आ जाएगा एडवांस अकाउंट्स में। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो भी ऑडिटर एलिजिबल है, वही ऑडिटर बैंक का भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया वो सेम सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, चैप्टर 10 में अपन ने पढ़े हैं। तो वही सब सेम चीजें बैंकिंग को भी एप्लीकेबल है। कौन कौन से बैंक को अपॉइंटमेंट करेगा, मतलब कौन से बैंक के केस में कौन अपॉइंटमेंट करेगा? नॉर्मली अगर वो कंपनी फॉर्मेट में है तो एजीएम, शेयर होल्डर्स एजीएम में करेंगे। नेशनलाइज बैंक के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। इन दोनों को आरबीआई का प्री अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। फिर एसबीआई के केस में सी एंड एजी, मैंने बोला पूरे इंडिया का जो मेन है ऑडिटर उसको सी एंड एजी बोला जाता है। सी एंड एजी एसबीआई के ऑडिटर अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करके। उसके सब्सिडरीज को एसबीआई कर लेगी। रीजनल रूरल बैंक के केस में बैंक खुद अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के साथ। उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बेसिकली जो अपॉइंट करेगा वो रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है। बैंकिंग कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, एंड नेशनलाइज एंड एसबीआई बैंक के केस में आरबीआई डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ। पावर्स, कंपनीज ऑडिटर के जो पावर्स है वही है, दैट इज पावर टू गेट इंफॉर्मेशन, एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स, फिर लीन, एजीएम अटेंड करना, ये सब चीजें जो कंपनी ऑडिटर के पास पावर्स थे वही सेम पावर्स बैंक ऑडिटर के पास भी है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट आना चाहिए? बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ये आना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने मांगा तो बैंक ने दिया क्या, और जो आंसर दिया वो सेटिस्फैक्टरी है क्या? ट्रांजैक्शन जो बैंक ने कंडक्ट किए विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक थे क्या? ओके। रिटर्न्स जो है वो प्रॉपरली फुलफिल्ड है, विद इन द टाइम है, और ऐसा कुछ मैटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑडिटर को लगता है कि नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए में क्या हुआ था। तो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 11 दैट इज एसएस 700 सीरीज में जो अपन डिस्कस करेंगे उस हिसाब से होगा। फिर ऑडिट रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड यूजर्स को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलना चाहते हो तो कितने ब्रांचेस अपन ने ऑडिट नहीं किए क्योंकि मर्टलिटी की वजह से, और उनके अंदर के एडवांसेस का क्या अमाउंट है, क्वांटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो सभी रिपोर्टिंग बैंक ऑडिट में भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कल भी बोला था कि बैंक ऑडिट और कंपनीज ऑडिट दोनों मोर और लेस सिमिलर है क्योंकि बैंक अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड है। तो सेक्शन 143 के जो भी ड्यूटी रिपोर्ट के पॉइंट्स है वो सब बैंक ऑडिट के टाइम भी लगेंगे। कारों की जरूरत नहीं, कारों के सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है बैंक को। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR किसने दिया? आरबीआई ने। कब करना है? 30 जून के पहले। इसके अंदर क्या है? ये समरी नहीं है, सिर्फ की ऑब्जर्वेशंस है। मेन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तो देना ही है प्लस LFAR एडिशनल है, दिस इज एडिशनल। ओके हाँ। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग टू आरबीआई, आरबीआई बोलती कि सभी शेड्यूल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज को फ्रॉड के रिलेटेड एक फरमान सुनाया, मौत का फरमान, कि अगर तुम ऑडिट करते करते तुमको कुछ फ्रॉड एक्टिविटी या फ्रॉडुलेंट केस या फाउल प्ले तुमको स्मेल हुआ तो तुमको वो मैटर आरबीआई को बोलना जरूरी है। अगर तुमने डेलिबरेटली नहीं बोला तो फिर आरबीआई ऐसा मानेगी कि ये फ्रॉड तुमने ही किया है। और डोंट वरी, फ्रॉड रिपोर्टिंग के टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट ब्रीच नहीं हो रहा है क्योंकि स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट ये इनके अंदर के जजमेंट्स ये तुम्हारे एग्रीमेंट को ओवरराइड करते हैं, ऐसा ऐसे 250 में बोला है, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगी। डोंट वरी, यू कैन शेयर, क्लाइंट तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर सकता। ऐसे 240 वो बोलता है कि ऑडिटर को हर एक ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत नहीं, करते करते अगर फ्रॉड मिला तो वो रिपोर्ट करना है। फ्रॉड रिपोर्टिंग का अपन ने चैप्टर नंबर 5 एंड 10 के अंदर जो देखा था वही सेम है। कंडक्टिंग एन ऑडिट, ऑडिट करने के पहले आरबीआई को तुम इनडेप्थनेस का सर्टिफिकेट दो कि मैंने या ऑडिटर ने कौन से बैंक से कितना लोन लिया है, क्योंकि जिससे लोन लिया है उसका ऑडिट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम नहीं रह सकता, बीसीए ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर सकता। प्लानिंग एज पर ऐसे 300, 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट। तो पहले ऑडिट का क्या बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के पहले टेस्टिंग कर लो कि अपन इसको ऑडिट कर सकते हैं क्या विद इन द लिमिट्स, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, सब चीजें चेक कर लो। ऐसे 210 बोलता है कि तुमने एग्रीमेंट करके लेना चाहिए क्लाइंट के साथ कि बेसिकली तुम्हारे क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्लाइंट के क्या एक्सपेक्टेशंस है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, इसका मैंने बोला था आईसीएआई एक्ट के अंदर, ये बोला है पार्ट 1 क्लॉज 8 के अंदर कि तुमको प्रीवियस ऑडिटर को एनओसी लेना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है कि भाई मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं, तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अगर उसने प्रॉब्लम बोला तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते हो। सीए भाई भाई। फिर ऐसे 210 के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर लो पूरा ऑडिट चालू होने के बाद, नहीं तो मैनेजमेंट बाद में पलटी खा सकता है और तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, उसमें प्रॉब्लम है तो चेक करो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में प्रॉब्लम रहा तो क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, उस हिसाब से तुमको तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी या एडवर्स बनानी पड़ेगी। एंगेजमेंट रिस्क देख लो, उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो देख लो। टीम मेंबर्स कौन कौन ऑडिट को जाएगा वो देख लो, अंडरस्टैंड करो एंटिटीज को। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो तुमको एक बार गो थ्रू करने थे। आई होप कि यू हैव गॉन थ्रू इट। उसके अंदर पॉइंट नंबर 70 बेजल 3, जो 2008 के अंदर यूएस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसके बाद बैंक्स उस तरीके से क्राइसिस में ना आए, इसके लिए और भी स्ट्रिक्टर चेकलिस्ट बनाई वाली है, वो चेकलिस्ट टेस्टिंग करना है। तो दैट इज बेजल 3। नेक्स्ट इज एडवांसेस। एडवांसेस मतलब बैंक के लिए असेट है, अपने लिए लोन है। तो बैंक लोन किस फॉर्मेट में दे सकती है, टर्म लोन, सीसी, बिल डिस्काउंट, डिपॉजिट, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये और एक क्लासिफिकेशन मॉडल में दिया है तो अपन ने लिखा है। आई फ्रैंकली एक्सेप्ट किए, मुझे भी पता नहीं कि क्या सेंस बनता है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब लोन अगर डिफॉल्ट हो गया तो पहले इसको बेचना है, अगर ये बेचने के बाद भी पैसा कम, अगर इससे बेच के कंप्लीट हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो फिर कोलैटरल को टच कर सकते तुम। कोलैटरल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी गिवन टू अ लोन। किस फॉर्मेट में हो सकती है, लेक्चर में अपन ने देखा था कि मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज। फर्स्ट इज मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज दो टाइप के होते हैं, रजिस्टर्ड एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मॉर्टगेज मतलब इट इज लाइक अ बेयरर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दे दो बैंक के पास, काम हो गया। मॉर्टगेज मतलब रजिस्टर करो तो बैंक का ओनरशिप आएगा। तो इसमें कंपैरिजन करे थे अपन। मॉर्टगेज के अंदर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज रहा मतलब बैंक के पास ओनरशिप है पर पोजीशन बोरोवर के पास है। सपोज तुमने बैंक से लोन लिया है तो पोजीशन तुम्हारे पास रहेगा, बैंक के पास ओनरशिप रहेगी, क्योंकि ओनरशिप डॉक्यूमेंट में बैंक का भी नाम ऐड हो जाएगा। नाउ एग्जांपल क्या दिया था इसका, मैंने एग्जांपल है हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सब इसके एग्जांपल दिए थे। प्लेज, प्लेज मतलब ये होता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, बैंक के पास पोजीशन जाती है, इनडायरेक्टली ओनरशिप भी बैंक के पास ही चली जाती है। या रादर ऐसा पकड़ो कि ओनरशिप अपने पास। तो प्लेज के केस में बैंक के लॉकर में गोल्ड रख दो और लोन ले लो, तो पोजीशन बैंक के पास है, ओनरशिप अपने पास है। बेलमेंट के जैसा होता है ये सब। हाइपोथिकेशन, इसके केस में दोनों भी, ओनरशिप भी अपने पास है, पोजीशन भी अपने पास है, पर अपने पास जो पोजीशन है वो एज अ ट्रस्टी है। तो वी आर नॉट एक्चुअली मतलब ऑथराइज टू डू ऑल दिस। मतलब क्या है वो, स्टॉक देना। इसका बेस्ट एग्जांपल इज स्टॉक। स्टॉक को बेचने के जो भी पैसे आएंगे बैंक को वापस दे देना चाहिए। और बैंक लोन वो स्टॉक के बेसिस पे देती है। स्टॉक कम ज्यादा हुआ कि लोन का भी अमाउंट कम ज्यादा होगा, तो उस लोन की लिमिट अमाउंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सैंक्शन लिमिट। और जो चेंज होती रहती है उसको क्या बोलते हैं, डीपी। सैंक्शन लिमिट हमेशा फिक्स होती है, डीपी ड्रॉइंग पावर कम ज्यादा होती रहती है। असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या बोला था, जब ऊपर का मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है देने लायक और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पैसे अच्छे हैं, फिर भी तुमको लोन चाहिए। अभी ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, बैंक इंश्योरेंस निकालती है। इंश्योरेंस लेने के बाद अगर तुमको कुछ हो गया इन केस, तो बैंक इंश्योरेंस के पैसे कौन रख लेंगी, बैंक रख लेगी। जितना लोन है उतना, डोंट वरी, एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे घर वालों को मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, डेट को भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इट्स आवर राइट, वी आर असाइनिंग टू समवन एल्स, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ, अगर बैंक के साथ छोटे करी किए तो बैंक के अंदर की एफडी तुम्हारा लोन सेट ऑफ हो सकता है। डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारे पार्टीज वगैरह सेट ऑफ करते हो, उसी तरीके से बैंक भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सेट ऑफ कर सकती है, प्रोवाइडेड एक ही बैंक के अंदर हो। फिर वो सेम ब्रांच में होने की जरूरत है क्या, नहीं, कौन से भी ब्रांच में हो।
पुणे, मुंबई, नांदेड़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कहाँ पे भी ब्रांच हो, दैट डजेंट मैटर, सेम बैंक है, ब्रांचेस अलग अलग है तो भी सेट ऑफ कर सकते हैं, बट ओनर सेम होना चाहिए और सेम राइट से होना चाहिए। नाम, मेरे वाइफ का एफडी अकाउंट मेरे लोन के अकाउंट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है बैंक, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सेम राइट भी होना चाहिए, भले ही मेरे नाम पे ही एफडी है, मेरे नाम पे ही लोन है, पर एफडी कर्ता की है, एज अ कर्ता, कर्ता के कैसा होता है, जॉइंट इन द फैमिली के केस में, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के उनके अकाउंट पे नहीं निकलता है, कर्ता के नाम पे अकाउंट निकलता है। तो कर्ता के कैपेसिटी में और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी हूँ, दोनों अलग अलग कैपेसिटीज, दोनों को सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज लीन। लीन के केस में क्या है कि लीगली पोजीशन उनके पास आई है बैंक के पास, तो बैंक लिक्विडेट कर सकती है, अगर तुमने पेमेंट वापस दे दिया तुमको वापस कर देगी, नहीं तो नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ने पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर के टाइम पे पढ़ा था, सेक्शन 143, याद है क्या, कंपनीज एक्ट। प्रुडेंशियल नॉर्म्स इन केस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, अगर 90 दिन तक तुम्हारे सीसी अकाउंट में सपोज पेमेंट नहीं देते हो, क्रेडिट्स ही नहीं है, जीरो क्रेडिट्स है, तो तुम आउट ऑफ ऑर्डर माने जाएंगे, या फिर क्रेडिट्स है पर वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर रहे, डेबिट जीतते हुए, या फिर डेबिट की टोटल से क्रेडिट की टोटल कम है, ज्यादा होनी चाहिए कभी भी क्रेडिट की टोटल, तो तब आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट टाइमली पेमेंट नहीं किए, और मैंने बोला था कि 3 इंस्टॉलमेंट अगर फेल हो गए तो बैंक उसको एनपीए बोलती है, एनपीए इज लाइक बैड डेट टू द बैंक, तो एनपीए माना जाएगा 3। तो तुम एक 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 गैप में दिया तो जमता है क्या, नॉट अलाउड। जब भी तुम पेमेंट करो पहले ड्यू के साथ वो एडजस्ट होगा, तो तुम 2 के गैप के बाद एक पेमेंट करे, 2 के बाद के बाद एक पेमेंट करे, ये टेक्निक नहीं चलेगी। नॉन परफॉर्मिंग असेट, जैसे ही एनपीए हो गया उसके ऊपर का इनकम अपन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एक तो वो ओवरड्यू हो गया, सैंक्शन लिमिट, नहीं तो ड्राइंग पावर के ऊपर है, 90 दिन तक उसमें क्रेडिट्स नहीं आ रहे, या फिर इंस्टॉलमेंट 3 महीने से मतलब 3 महीने से नहीं आए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एनपीए। जैसे ही एनपीए क्लासिफाई हो गया तो वहां पे क्या बोला, बेस्ड ऑन रिकवरी होना चाहिए, अगर तुमको पेमेंट आया या नहीं बस उतना ही ध्यान दो, उस बेसिस पे डिसाइड करो कि ये एनपीए है या नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि ओनर कौन है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर सपोज एक ही बोरोवर के 3-4 लोन है, उसमें से एक लोन को नहीं दिया तो बाकी दोनों स्टैंडर्ड मतलब अच्छे, और एक डाउटफुल, ऐसा करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ये बोरोवर वाइज है, फैसिलिटी वाइज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 3 लोन है, तुमने 2 को बहुत अच्छे से पेमेंट किया और एक को पेमेंट करना भूल गए, तो वो तीनों के तीनों बैड डेट में माने जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, तो मानो क्या फर्क पड़ता है, इतने इजीली नहीं छूटेंगे, इतना इजीली लो भी मत तुम लाइटली, एनपीए जाना बहुत गंदी बात है, ठीक है। कि एनपीए का क्लासिफिकेशन, असेट क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, 3 महीने 90 डेज के आसपास अगर ओवरड्यू रहा, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ, सैंक्शन लिमिट है ड्राइंग पावर के ऊपर कॉन्स्टेंटली रहा, या क्रेडिट्स इनफ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ, तो बैंक उसको एनपीए अनाउंस करेगी। एनपीए के पहले वो होता है स्टैंडर्ड, एनपीए होने के बाद वो 12 मंथ्स तक रहेगा सब स्टैंडर्ड, 12 मंथ्स के बाद नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ डाउटफुल असेट D1, उसके 2 साल तक वो रहेगा डाउटफुल असेट D2, और उसके 1 साल बाद रहेगा D3 डाउटफुल असेट, और 5 टोटलिटी में 5 साल के बाद इट विल बी अ लॉस असेट। स्टैंडर्ड असेट रहा तो कोई प्रोविजन की ऐसे जरूरत नहीं है, सब स्टैंडर्ड रहने के बाद सिक्योर्ड का 15% प्रोविजन तुमको बनाना पड़ेगा एज अ बैड डेट टाइप्स, और अनसिक्योर्ड का भी 15%। डाउटफुल D1 होते ही सिक्योर्ड का 25% एंड अनसिक्योर्ड का 100% तुमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि इट्स अ बैड डेट। अगेन D2 के टाइम पे 40%, अनसिक्योर्ड के टाइम पे अनसिक्योर्ड 100%, D3 के 100%, दोनों के दोनों, और लॉस असेट भी दोनों के दोनों 100%। तो ये असेट क्लासिफिकेशन। अगर बैलेंस शीट के डेट पे 31 मार्च के आसपास अगर तुमको लग रहा है कि ये एनपीए है, बट 31 मार्च के आसपास कैश डिपॉजिट करके या क्रेडिट दे के उसको रेगुलराइज करने की कोशिश हो रही है, तो उसको डीम्ड एनपीए तुम बोल सकते हो। एक सिंगल एंट्री या कुछ फ्यू एंट्रीज मार के उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी अगर है तो वो स्टैंडर्ड असेट रहेगा, पर इनकम रिकॉग्निशन के लिए इट विल बी अ एनपीए, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा, इंटरेस्ट नहीं।
एडवांस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम अरेंजमेंट मतलब मैंने क्या बोला था कि एक आधे बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड किया है, तो 4 से 5 बैंक एक साथ जमा होती है और उसके थ्रू पैसे उसको फिनांस किए जाते हैं। तो जो बैंक पूरा अकेला जो कम्युनिकेशन हैंडल करते बिजनेसमैन के साथ, उसको बोलते हैं लीड बैंक। तो ऑल बैंक्स विल गिव देयर फंड्स टू लीड बैंक विल गिव टू द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो भी रिपेमेंट करना है लीड बैंक को करेगा, लीड बैंक अपने अपने बैंक्स को करेगी। ड्राइंग पावर हर एक बैंक का अलग अलग रहेगा, स्टॉक स्टेटमेंट लीड बैंक लेती रहेगी, ये सब चीजें है। एनपीए हर एक को हर बैंक को अपना अपना देखना है क्लासिफिकेशन। लीड बैंक पैसे वसूल करने के बाद बाकी ब्रांचेस को या मेंबर्स को पास ऑन कर रही है या नहीं कर रही है, वो हर एक ब्रांच ने अपना काम देख लेना चाहिए, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ड्राइंग पावर एलोकेशन इन कैश क्रेडिट अकाउंट। तो लीड बैंक स्टेटमेंट लेगी और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि हर मेंबर बैंक को कितना देना चाहिए। असेट इरोजन हो गया, इरोजन मतलब सडन डाउन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। अगर सडन वैल्यू डाउन हो गई 50% से नीचे हो गई, तो उसको ये जो अपना प्रोसीजर है इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड से डाउटफुल पे लेके जा सकते। अगर 10% से भी नीचे गया तो स्टैंडर्ड से डायरेक्ट लॉस असेट में भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो। एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, ईटीसी। तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट के बेसिकली स्कीम्स है, डिपॉजिट स्कीम्स है, इनके अगेंस्ट अगर लोन लिया है तो डोंट वरी, इट विल नेवर बी एन एनपीए, क्योंकि उसके पास उतने पैसे है, श्योर शॉट है, मार्जिन अवेलेबल रही तो ठीक है, ऑलमोस्ट रहती है मार्जिन, तो ये एनपीए ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, स्टैंडर्ड असेट होना चाहिए। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, तो अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई तो आरबीआई एक स्टैंडर्ड सर्कुलर बनाएगा जिसके अंदर पूरे प्रोविजंस रहेंगे कि इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, एसेट का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए और आगे क्या एक्शंस लेनी है। इसके अलावा बैंक खुद के अपने रिलीफ मेजर बना सकती है, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकती है, रीशेड्यूलमेंट कर सकती है, उनको छोटा सा फ्रेश लोन भी दे सकती है। तो दैट इज ऑल पॉसिबल फ्रॉम बैंक साइड। आरबीआई का अपना क्लासिफिकेशन देगा मास्टर सर्कुलर में, तो मास्टर सर्कुलर को फॉलो करना। एडवांसेस टू द स्टाफ, तो स्टाफ को बैंक की तरफ से थोड़ा सा लीनियंट टर्म्स होते हैं, तो एज अ स्टाफ अगर बोल के आता है लोन के लिए तो उसको अदर असेट्स में क्लासिफाई करना चाहिए। अगर वो क्लाइंट बोल के आ रहा है तो एज अ बैंक कराना चाहिए। 25 लाख का मैंने एग्जांपल दिया था तुमको, तो एज अ बैंक कराता है तो वो एडवांसेस पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। स्टाफ के लोन के केस में क्या होता है कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट होता है, फिर इंटरेस्ट अमाउंट रीपे होता है। तो इंटरेस्ट अमाउंट रीपे बहुत लेट होगा, जब तक प्रिंसिपल जीरो नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। तो यू शुड रिमेंबर दैट, यू शुड कीप इन दैट माइंड कि इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है तो वो ओवर ड्यू नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही उस तरीके से है। तो फिर एनपीए कभी नहीं होगा क्या सर? होगा ना, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है उस ड्यू डेट पे नहीं पे करे तो वो होगा। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, हर स्टेट के अंदर के जो कमिटी होती है हर स्टेट की, वो डिसाइड करेंगे कि उनके स्टेट के अंदर का क्रॉप का क्या हार्वेस्टिंग पीरियड है। हार्वेस्ट मतलब जब से वो बीज बोया और वो क्या बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिला। अगर वो 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन, 1 साल से छोटा है तो शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप से तो एक क्रॉप सीजन तक अपन वेट करेंगे। अगर एक क्रॉप सीजन होने के बाद भी पैसे नहीं आए फार्मर से तो वो एनपीए ट्रीटमेंट होगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन तक अपन रुकेंगे, उसके बाद वो एनपीए होगा। क्या चल रहा था? कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर। अगर लोन अकाउंट विद इन द लिमिट ऑफ योर डीपी एंड सैंक्शन लिमिट के अंदर है देन इट इज ओके। अगर नहीं है, अगर सिक्योरिटी जो दी है वो अनएक्सेप्टेबल है या इरेगुलर है, तो तुमने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। या डीपी पावर या सैंक्शन लिमिट के ऊपर है लोन का अमाउंट बैलेंस, तो भी तुमको रिपोर्ट करना है। स्टॉक स्टेटमेंट लेते रहना चाहिए। स्टॉक स्टेटमेंट नॉर्मली तो मंथली लेते हैं, पर बड़े बड़े केसेस में मंथली इट इज नॉट पॉसिबल, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का गैप इज अलाउड। अगर 3 महीने के ओल्ड 3 महीने से ज्यादा हो गए और स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया तो इट इज इरेगुलर, इट इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर अकाउंट। ओके, तो बोरोवर हमेशा बैंकर को क्या देखता है? स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है, क्वार्टरली रिटर्न्स देता है, एनुअल अकाउंट रिपोर्ट देता है, अदर स्टेटमेंट देता है, तो बैंक ने ये सब स्क्रूटनाइज करना चाहिए। मार्च मंथ का जो स्टॉक स्टेटमेंट आता है और बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक है वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता है देयर शुड बी द डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस रीजंस के साथ लिखो, तुम देखो, इन्वेस्टिगेट करो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। जो डीपी कैलकुलेट हो रही है वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसीजर होती है, गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है क्या, ये ऑडिटर का काम है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स वो कैलकुलेशन से एग्रीड है क्या, वो देखो। हाँ, क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स का ध्यान देके करो। मैंने तब लॉजिक भी बताया था, सन्ड्री क्रेडिटर फाइनेंस करते हैं। मेन अल्टीमेटली बैंक का क्या इंटेंशन है
कि बिजनेसमैन को फिनांस मिलना चाहिए टू परचेस अ स्टॉक। अगर खुद होके क्रेडिटर दे रहा है फिनांस, तो व्हाई शुड बैंक शुड प्रोवाइड। तो डीपी कैलकुलेट कैसी होनी चाहिए, स्टॉक माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसका 80% निकलना चाहिए लॉजिकली। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का ध्यान देके करो। स्टॉक ऑडिट किसका करना चाहिए, 5 करोड़ के ऊपर के अकाउंट्स को नॉर्मली बड़ा अकाउंट माना जाता है, तो उनके केस में स्टॉक ऑडिट होना चाहिए। फिजिकली जाके रियलिटी में जाके चेक करो कि सच में इतना स्टॉक है क्या, न तो ओनर तो कुछ भी बोलेगा, तो दैट शुड नॉट हैपन। रियलिटी में जाके चेक करना चाहिए। टॉप ऑफ इट 5 करोड़ के ऊपर का तो होना ही चाहिए। टॉप ऑफ इट एक आधा ऑडिटर अगर सजेस्ट करता है तो उसका भी स्टॉक ऑडिट होना चाहिए। कंसोर्टियम अरेंजमेंट है तो लीड बैंक स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट लेगा और उस हिसाब से बाकी ब्रांचेस मेंबर बैंक्स उसका डीपी कैलकुलेट करेंगे। अगर उसमें कुछ कमेंट्स है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो कमेंट्स ऑडिटर ने केयरफुली पढ़ने चाहिए। बिल्डर के केस में ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि उनका डब्ल्यूआईपी वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आता है। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे है तो फ्रेश जो क्रेडिट अलाउ करना है, फ्रेश क्रेडिट जो अलाउ करना है वो प्रीवियस क्रेडिट से माइनस हो जाना चाहिए। टॉप ऑफ इट और क्या देखना चाहिए कि जो बिल्डर ने फंड्स लिए उसकी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुए क्या, कस्टमर से जो पैसा है वो माइनस हुआ क्या, वो सब चीजें होना चाहिए। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिट ऑफ एडवांसेस के टाइम पे किस चीज का ऑडिट एविडेंस चाहिए। 31 मार्च को जो अमाउंट बैलेंस पेंडिंग है वो सच में उतनी है क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी उसका वैल्यूएशन बराबर है। रिकवरेबिलिटी इनकम है कि नहीं जिसको अपन लोन दे रहे। क्लासिफिकेशन वगैरह प्रॉपर है क्या, लोन का स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, वो प्रॉपर है क्या। प्रोविजन बराबर से की है क्या, 15%, 25%, 40%, 100%, जो भी है वो प्रोविजन बराबर की है क्या। ये 7 चीजें अपने को चाहिए कि एडवांस के केस में बराबर हुई है क्या। ये इसके बारे में ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करो, वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्ड्स अमाउंट चेक करो, लोन डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये जो बेसिकली ऊपर के 7 चीजें वो नीचे के ये तरीके से तुमको मिलेंगी। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेल में चेकिंग किसकी करनी है, लार्ज अकाउंट्स जो भी है वो 100% चेक करने हैं और स्मॉल अकाउंट्स को सैंपल बेसिस पे तुमको टेस्टिंग करना है। अगर कोई प्रॉब्लम अकाउंट है तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा अगर वो सिग्निफिकेंट है तो। और किसको डिटेल में चेकिंग करना है, डिटेल में ड्यूरिंग द ईयर जो भी लोन सैंक्शन हुआ है वो तो करना ही चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। प्लस जिसके ऊपर एडवर्स कमेंट आया, किसने एडवर्स कमेंट किया, आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने, कॉन्करेंट ऑडिटर ने, या बैंक के इंटरनल इंस्पेक्शन टीम में अगर कोई निगेटिव कमेंट आया तो निगेटिव कमेंट वाले प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट टाइम गए वो दोनों भी ऑडिटर को टेस्ट करने हैं, उसके ऊपर रिव्यू लिखना जरूरी है। व्हाट डू इन बाय द वर्ड कॉन्करेंट ऑडिटर, जो मंथली बैंक ऑडिट करते हैं उनको कॉन्करेंट ऑडिटर बोलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ आईसी ओवर द एडवांसेस, इंटरनल कंट्रोल। क्रेडिट वर्दीनेस टेस्ट करो कि जिसको अपन लोन दे रहे हैं सच में ही इज कैपेबल ऑफ रीपेइंग द लोन, वो चेक करो। डॉक्यूमेंट्स, लोन एक्चुअली उसको पे करने के पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाना चाहिए। वंस द लोन इज पेड नो वन इज गोइंग टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट पहले आए कि नहीं वो चेक करो। जिस पर्पस के लिए लोन दिया था उसी पर्पस के लिए एंड यूज हो रहा है क्या, वो चेक करो। नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि हाउसिंग लोन लिया और वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो चेक द एंड यूज ऑफ फंड्स। जो मार्जिन है असेट की, जिस सिक्योरिटी की जिसके अगेंस्ट लोन दिया है, वो मार्जिन बराबर से प्रॉपर कैलकुलेट है कि हर बैंक की अलग होती है। नॉर्मली 20% टू 25% मार्जिन रखी जाती है, जो वैल्यू है असेट वो माइनस लोन अमाउंट होना चाहिए और उसका वैल्यूएशन टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। अगर शेयर्स और डिबेंचर्स एज अ सिक्योरिटी दी गई है तो उसका बैंक के नाम पे ओनरशिप दिया क्या, जैसा गोल्ड अपन के पास पोजीशन रखा रहता है उसी तरीके से शेयर डिबेंचर की ओनरशिप अपने नाम पे आई है क्या। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में बैंक का नाम आ गया क्या, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था आरसी बुक का, तो आरसी बुक पे बैंक का नाम है क्या चेक करो। या फिर प्रॉपर्टी पीआर कार्ड का बोला था प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में, वो देख करो कि उस पे नाम आ गया क्या। जो बैंक के पास पोजीशन में है गुड्स तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग सैंपल बेसिस पे करनी पड़ेगी। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बोरोवर तो बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबल, मतलब बैंक को रिस्पॉन्सिबल बोलेगा। डीपी रजिस्टर मंथली अपडेट होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स में एक बार तो अपडेट होना ही चाहिए। सैंक्शन लिमिट के नीचे होना चाहिए डीपी, वो भी तुमको ध्यान रखना है। अगर कुछ भी इरेगुलरिटी आती है तो इन्फॉर्म कर दो टाइमली। और एक बार तो ऑपरेशन चेक करो कि बिजनेस
मैन जो बोल रहा है ऑन पेपर वही सच में करता है क्या। तो ये इंटरनल कंट्रोल के इतने 11 पॉइंट्स है, ऑल आर लॉजिकल। तो ये सब चीजें तुमको टेस्टिंग करनी है।